झड़प की ये खबर सामने आई है और बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों में ये जमकर हाथापाई हुई है। तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। नांगल चौधरी से ये तस्वीरें सामने आई है। वोटिंग का दिन है और इस बीच ये तस्वीरें सामने आना एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। हाथापाई की तस्वीरें, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई है नांगल चौधरी से, वाकई कई सवाल ऐसे में खड़े हो जाते हैं क्योंकि पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। पुलिस प्रशासन जिसको मुस्तैद यहाँ पर किया गया था सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, इन तमाम बातों का ध्यान रखने के लिए, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ पर आपस में भिड़ गए हैं एक दूसरे को, ये देखिए हाथापाई की सीधी सीधी तस्वीरें हैं, मारपीट एक दूसरे से कर रहे हैं। नांगल चौधरी से ये तस्वीरें वोटिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं, पोलिंग बूथ के बाहर ही या यूं कहें कि पोलिंग बूथ के अंदर ये जो हाथापाई है, ये जो झड़प की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। साधना, कहीं ना कहीं वोटिंग पर भी इससे इफेक्ट पड़ता है जब इस तरह से कहा जा सकता है हाथापाई होने लगे, झड़प होने लगे, तो कहीं ना कहीं इससे वोटिंग पर भी असर पड़ता है और जिम्मेदारी पुलिस की दावे हैं वो वोटिंग से पहले ही कर दिए गए थे कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो तैयारियां हैं वो पहले ही कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी हमने लगातार वो तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि वोटिंग के दौरान अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो आखिरकार क्या वजह रही होगी। तो तमाम तरह के जो सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए नांगल चौधरी से तस्वीरें सामने आई हैं, दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर हाथापाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेघराज जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए क्योंकि आप लगातार बोल रहे थे और क्योंकि मैं आपको एक चीज भी याद दिला दूं, कुछ दिन पहले किस तरह से दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ था जब वो गांव में जैसे ही वो एंटर करे, और आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी किस तरह से किसानों ने उनका विरोध किया था। मेघराज जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी। बिल्कुल। आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल, ओवर टू यू। सो मैं आपसे बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि दो चीजें हैं, एक विरोध होता है, एक विद्रोह होता है। जहां तक बात आपकी विरोध की, तो विरोध हमारा जो लोकसभा इलेक्शन था, हमने उसको बड़े अच्छे से जो है किसानों के बीच बैठकर उनके साथ रहकर उसका अच्छे से जो है उनसे बातचीत की। और जो आप ये बोल रहे हैं विद्रोह है, अभी आपने देखा होगा जहाँ आप कह रहे हैं कि हमारा रास्ता रोका गया, वहीं साथ में श्री आजाद जी की गाड़ी पर पथराव किया गया, इनका शीशा तोड़ा गया। तो ये सब राजनीतिक साजिशें हैं। इसी के साथ अगर अब कल का आप देखेंगे, हमने इलेक्शन कमीशन को पहले से ही आगाह किया था कि हरियाणा के अंदर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हो सकती है। उसका एक अभी आपने सैंपल अभी अपने चैनल पे अभी सभी दर्शकों को दिखाया। तो कहीं ना कहीं अब की बार शाम दाम दंड कांग्रेस किसी भी बहाने से सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि उन्हें 10 साल हो चुके हैं। जहां वो बोलते हैं कि हम रोजगार लाएंगे, 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, जहां बोलते हैं कि हम जो है नशे को दूर करेंगे, वहीं अभी कल आपने देखा होगा न्यूज में काफी चल रहा था कि 5600 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक हरियाणा में भी तो शासन भी नहीं आया। उससे पहले अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है, बूथ कैप्चरिंग की हो रही है, तो किस तरह की सुरक्षा सेवा सहयोग की उम्मीद हरियाणा वासी कांग्रेस से कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज का दिन है जो अपनी वोट की चोट से जो है आगे हरियाणा का भविष्य को तय करे और ये देखे कि किसान कमेरा जो हरियाणा को एक नई दिशा और नए विजन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका सहयोग करें। ठीक है, रजत जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार 12 बजे की अगर बात कर ली जाए तो करीब करीब यहाँ पर वोटिंग तो कम ही हुई है। अगर यहाँ पर 2014 और 2019 की मैं बात करूं तो उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त जो चीजें लगातार देखने को मिली थी, अब बात जो है वो 2024 की हो रही है क्योंकि सबसे ज्यादा अहम ये चुनाव भी माना जा रहा है और सभी की जो नजरें हैं वो इसी चुनाव पर ही टिकी हुई हैं। उस वक्त के चुनाव और अब जो चुनाव हो रहा है उसमें कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं? चलिए, रजत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजवीर जी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजवीर जी, तो चलिए हम संपर्क साधने का पूरा प्रयास करेंगे। और देखिए, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग हो रही है और लगातार जिस तरह से आपने भी देखा कि तमाम जितने दिग्गज हैं वो लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंचे और वो तस्वीरें भी लगातार हमने साझा की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबह वोटिंग की और इधर मनु भाकर ने भी वोटिंग की।
कृष्णपाल गुर्जर ने भी वोटिंग की, वोट कास्ट किया है। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। श्रुति चौधरी भी पहुंची, किरण चौधरी भी वोट डालने के लिए पहुंची, राव नरबीर सिंह भी पहुंचे। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार वोटिंग के लिए पहुंचे और देखिए लोगों से भी अपील करते हुए नजर आए, जनता से भी जिस तरह से अपील लगातार किया जा रहा है कि अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर डालिए। देखिए बिल्कुल हरियाणा न्यूज भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि घरों से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालिए, क्योंकि हरियाणा के लिए आज दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरह से अपनी सरकार आज हरियाणा की जनता चुन सकती है, ये एक अच्छा कहा जा सकता है। हर बार देखिए अब कुछ तो देखिए पल पल की अपडेट लगातार हम पहुंचा रहे हैं और इसी बीच चर्चा भी लगातार कर रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। और जेजेपी से जो प्रवक्ता हैं मेघराज जी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले पंकज जी आपसे ही सवाल करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम तरह के दावे भी कर रही है कि तीसरी बार हम सरकार जरूर बना लेंगे। इधर कांग्रेस भी लगातार तमाम तरह के दावे कर रही है। आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो 12 बजे तक 29% वोटिंग हो चुकी है। हाँ, नमस्कार सृष्टि जी, सभी साथियों को नमस्कार और हरियाणा की देवतुल्य जनता को भी मेरा नमस्कार। पहले तो मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी दर्शक देख रहे हो कि हरियाणा की जनता में हरियाणा के अंदर आज लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, तो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जो भी कैंडिडेट्स आपके उम्मीदवार खड़े हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में मतदान करें और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें। जो रहा आपका सवाल, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है क्योंकि हरियाणा की जनता का आशीर्वाद, जन समर्थन लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिला। नायब सिंह सैनी जी को मिला, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उनको जन समर्थन अपार मिला, नड्डा जी आए तो मिला, राजनाथ सिंह जी आते हैं तो हरियाणा की जनता उनको प्यार करती है, अमित शाह जी आते हैं तो हरियाणा की जनता भरपूर प्यार करती है। तो तमाम जितने भी दिग्गज हरियाणा की धरती पर आए और हरियाणा की जनता से जब वोटों की अपील की तो हरियाणा की जनता ने उनको बहुत प्यार और जन समर्थन दिया। तो जो हरियाणा में आज तक 10 सालों में हमने काम किए, उन कामों के आधार पर वोट मांगी गई और जो कांग्रेस का जो कार्यकाल था उसके साथ कंपैरिजन भी करके हरियाणा की जनता को दिखाया कि 10 साल तक खुदा की सरकार ने ऐसे काम किए थे और हमारे ऐसे जन कल्याणकारी काम थे। और हमारा जो संकल्प पत्र था उस संकल्प पत्र को भी हमने हरियाणा की जनता के सामने रखा। हरियाणा की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो बिल्कुल हवाई नहीं है, वो धरातल पे काम करने वाला संकल्प पत्र है। औरों के जैसे ऐसा नहीं कि जब सरकार हो तो बूढ़ा बुजुर्गों की पेंशन मांग दे जो 500 रुपए दें और आज वादा कर दें कि 6000 दे देंगे हम। तो हरियाणा की जनता जानती है कि कौन ग्रेजुअली काम हरियाणा के लिए कर रहा है और कौन अच्छे कार्य आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे किए हैं। तो उसी के साथ हरियाणा की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देगी और तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलेगा। हमारी से जितनी भी योजनाएं रही हो, बुजुर्गों की पेंशन की मैंने जो बात कही, मैंने उसमें बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि हमने 500 से 3000 तक लेके गए और आज हमने कहा कि साइंटिफिक फॉर्मूले के हिसाब से डीई के साथ उसको अटैच कर देते हैं, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन ये लोग इतना ड्रास्टिक चेंज और झूठ बोलते हैं कि पहले तो 300 से 500 क्या कांग्रेस के कार्यकाल में, आज कहते हैं 6000 दे देंगे। अरे भाई जब आपकी सरकार थी तब तो आपसे 1000 तक भी नहीं हुआ, 2000 तक भी नहीं हुआ, आज आप अचानक से 6000 कर देंगे। तो जितना झूठ ये लोग बोलते हैं, सिर्फ संविधान को लेकर के झूठ बोलते हैं। पंकज बेनीवाल जी, देखिए आप अपने संकल्प पत्र का भी जिक्र कर रहे थे, संकल्प पत्र से जुड़ा ही मैं सवाल कर लेती हूं क्योंकि उसमें कई बातें आप ऐसी लेकर आए हैं जो देखिए कांग्रेस ये कह रही थी कि हमारा जो घोषणा पत्र था या जो हमारे आइडियाज थे कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी किया है। दूसरे अग्निवीर का एक मुद्दा है जो खूब उठा और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे को समझा कि ये मुद्दा जो है चुनाव में नुकसान कहे या कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर डालेगा भारतीय जनता पार्टी पर भी। तो आपने कुछ बदलाव भी में किए। पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बेरोजगारी और महंगाई जिसको कांग्रेस लगातार भुनाने का काम कर रही है। तो आप भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि आपने भी अपने संकल्प पत्र में कुछ ऐसे, अपनी घोषणाओं के बाद भी कुछ ऐसे चेंजेस किए जो आप भी समझ रहे थे, आप भी मान रहे थे कि उसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसमें बदलाव लाना भी जरूरी है। पंकज जी
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही हर एक हरियाणवी को, हर एक वर्ग को आगे रख करके उसकी सोच को सोचते हुए कार्य किए। आज मैं वही कह रहा था कि हरियाणा की जनता के लिए कौन ग्रेजुअली काम कौन कर रहा है, धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप काम होने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो कोई और सरकार ने नहीं की है। आपने बिल्कुल ठीक कहा नौकरियों के बारे में। नौकरियों के बारे में अगर हम कांग्रेस की बात करें, 86,000 नौकरियां थी 10 साल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,44,000 नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी। और ईपीएफओ का जो डाटा है, ईपीएफओ का डाटा बताता है कि बीते 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हरियाणा के युवाओं को 1,60,00,000 नए जॉब क्रिएशन मिले हैं अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स के माध्यम से। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब युवाओं को और अदरसर तरीके से, चाहे वो सरकारी माध्यम से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स के माध्यम से हो, हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई। आज हम कह रहे हैं कि 2 लाख युवाओं को और नौकरियां देंगे, बिना खर्ची पर्ची के देंगे। लेकिन कांग्रेस की जहां बात करें वो कहते हैं कि 50 वोट दे तो 1 नौकरी दे देंगे। पहले कहते हैं गोगी कि मेरा घर भरूंगा, अपने परिवारजनों का घर भरूंगा। भ्रष्टाचार कैसे वो लोग करेंगे उसका परिदृश्य उन्होंने अपने ही वक्तव्यों के अंदर दिया है। लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी आ रही है, बस यही है। कांग्रेस कहीं नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। उनको पता है, इसलिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन वो नैरेटिव चलता नहीं है क्योंकि हरियाणा की जनता ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने 8500 रुपए की स्लिप बना करके हरियाणा की जनताओं को, हरियाणा की महिलाओं को दी थी। वो महिलाएं पूछ रही है 8500 रुपए हैं कहां जो पर्चियां गारंटियां बना करके आपने दी है। हरियाणा की जनता ये भी जानना चाहती है कि जो इनके गारंटी पत्र हैं, जो 7 गारंटियां ये लोग लेकर के आए, वो आपने कर्नाटका में भी दी, पूरी हो गई क्या? आपने तेलंगाना में भी दी, पूरी कर दी क्या? आपने वो सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में भी दी, क्या पूरी कर दी क्या? हिमाचल प्रदेश का क्या हाल आज आप लोगों ने कर दिया है? वहां पर लोगों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। और आप टॉयलेट टैक्स की भी बात करते थे, वहां पर की 25 रुपए प्रति टॉयलेट हम टैक्स लगा देंगे। तो ये जो तमाम बातें हैं जो कांग्रेस जो नैरेशन गढ़ने की कोशिश करती है, वो हरियाणा की जनता ने देखा भी है। इनकी सरकारों में, पूर्वोत्तर में जो और राज्य हैं जहां पर इनकी सरकारें हैं, जहां पर भी ये गारंटी पत्र लेके गए थे, वहां पर कितना धरातल पर काम किया है। और लोग ये भी तोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र लेकर के आती है, जो संकल्प देश की जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए लेती है, उसमें कितना कारगर सिद्ध होती है। तो हरियाणा की जनता ने देखा है कि बीते 10 वर्षों में कैसे हरियाणा की जनता के लिए, किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था एमएसपी का। आज एमएसपी के लिए अगर 24 फसलों पर या सभी फसलों पर हम कहें या ये कहें कि भाई हर एक आप एमएसपी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। देखिए, एमएसपी को भी लेकर कांग्रेस ने खूब घेरा। आपको ये सवाल तक उठे कि 24 फसलें हरियाणा में होती ही नहीं और आप उन 24 फसलों पर एमएसपी पर लेने की बात आप कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी होगा, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर ये भी उठे, हरियाणा में खूब उठे कि पहले तो सीएम बदला, चुनाव से पहले सीएम बदला और उसके बाद छप्पर फाड़ घोषणाएं भी कर दी गई, वो भी चुनाव से पहले। देखिए सृष्टि जी, इसमें 24 फसलों की बात हम करते हैं। आपने तो कह दिया कि 24 फसलें नहीं होती, या कांग्रेस ने भी कह दिया 24 फसलें नहीं होती। जब एक क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो उसमें से कहा जाता है कि 5 ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आते हैं 8, 3 ऑप्शनल भी होते हैं, उसमें ये भी याद रखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि अगर और फसलें नहीं होती हैं, अगर हरियाणा की जनता जैसा वातावरण है, जैसा हमारा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो फसलें भी होंगी तो हम उनको भी खरीदेंगे। ये है वो बात। ठीक है पंकज जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी की तरफ से कुछ कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है चुनाव को लेकर, एक बार जनता को वो सुना देते हैं। आज सुबह से ही हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे के आसपास। कुछ जगह थोड़े विलम्ब से भी हुई है क्योंकि कई जगह मॉक पोल में विलम्ब हो जाता है। और अभी 22.7% की वोटिंग रिपोर्ट हुई है एज पर एनकोर, और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। एक आदि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ पे जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है, कुछ जगहों पर विलंब जरूर हुआ है, लेकिन उस पर भी तुरंत ही उसको, जो भी अगर कहीं दिक्कत थी तो उसको भी दुरुस्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से चुनाव को लेकर ये जानकारी दी गई है। पंकज जी लगातार बने हुए हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब किसानों को कहती है कि आपकी जो फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदी जाए। 19 फसलें होती हैं, 19 फसलों को खरीदेंगे। 5 फसलें अगर एक्स्ट्रा है तो है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर वो भी अगर आपके वातावरण के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा। उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार
आपकी हर एक फसल को आज एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। अगर एमएसपी पर हम चले तो कांग्रेस के अगर प्रवक्ता साथी बैठे हो तो वो भी बताएं कि बीते 10 वर्षों में जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता था। आज हमने तो कह दिया कि हम हर एक फसल को खरीदेंगे और एक्स्ट्रा फसलों को भी खरीदेंगे। आपने तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि आप ये कह पाए कि हरियाणा के जो किसानों की जो 19 फसलें हैं उन्हीं को हम खरीद लेंगे। तो मुद्दा बहुत गलत उठाते हैं। हरियाणा के किसान आज समझ पा रहे हैं कि कौन सरकार इतने सालों तक हरियाणा का 1966 से बनने के बाद आज तक हरियाणा के किसानों की किसी ने सुध नहीं ली, सिर्फ बकवासबाजी करते रहे, झूठ बोलते रहे। आज अगर एमएसपी की जिस बात के लिए पूरा हरियाणा का किसान या देश का किसान आज परेशान है उसकी गारंटी देने की बात अगर करते हैं तो नायब ठीक है पंकज जी, आप देखिए कांग्रेस के लिए पूछ रहे थे, हालांकि कांग्रेस से अभी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, लेकिन बाकी मेहमान जो है, बाकी गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनेलो से अमनदीप केसरी जी जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता, जेजेपी प्रवक्ता रिंपल सोही जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। दोनों का बहुत स्वागत है। और अमनदीप जी, आपका पहला ओपनिंग कमेंट, क्योंकि आप अभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, तो अभी अगर वोटिंग परसेंटेज की भी बात करें तो लगातार धीरे धीरे करके वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। चुनाव आयोग की भी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत इस बार के चुनाव में बढ़े। किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव 2024 को हरियाणा में? ओपनिंग कमेंट आपका। जी देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव है, हरियाणा का क्षेत्रीय चुनाव है और हरियाणा प्रदेश की जनता जो पूरी तरह से दोनों ही पार्टियों द्वारा प्रताड़ित की गई थी, जिन्होंने दोनों ही पार्टियों का 10-10 साल का राज देख लिया है, आज घरों से बड़ी संख्या में निकल करके और अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं जिसमें उनकी बात रखने का उनको अधिकार हो, जहां पर उनकी पहुंच हो, ना कि वो सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व से चलती हो। आज हरियाणा की जनता जिन नेताओं को अपना नुमाइंदा चुनने जा रही है वो उनके बीच के नेता होंगे, उनके साथ बैठने वाले होंगे, ना कि कोई पैराशूट प्रत्याशी होंगे या बाहर के। और मैं इससे पहले भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि बेनीवाल साहब, हार जीत लगी रहती है, आप पहले जीते भी हैं तो इस बार हार को भी स्वीकारना सीखिए। कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है, लोकतंत्र का जो है पर्व है, लोकतंत्र में इसी प्रकार से चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश से आज साफ होने जा रही है और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार का समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, किसान और कमेरे का जो गठबंधन हरियाणा प्रदेश में लोगों की भावनाओं के अनुरूप मिला था, निश्चित रूप से आज वो मेहनत सफल होने जा रही है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे दलितों का आरक्षण खत्म करने की बात हो, उन दोनों पार्टियों को करारा तमाचा हरियाणा प्रदेश की जनता लगाने जा रही है और गठबंधन के प्रत्याशियों को मजबूती से जिता रही है। ठीक है, रिंपल सोही जी से भी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आपने सुना रिंपल जी, अमनदीप जी को भी, और कांग्रेस बीजेपी के लिए तो उन्होंने काफी कुछ कह दिया, लेकिन कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों पर भरोसा होगा, जिनमें से एक दल आपका भी है, जेजेपी का। आपका क्या कहना है? उठा के देखेंगी तब भी देखेंगी कि लोकसभा के टाइम पे हरियाणा की जनता जो है नेशनल पार्टी को वोट करती है, नो डाउट, पर जब रीजनल चुनाव की बात आती है, जब विधानसभा के चुनाव की बात आएगी, तब जो हरियाणा की जनता है अलग तरह से वोट करती है। तो वो जो वोटिंग का पैटर्न है, सिर्फ अगर लोकसभा को देखा जाए तो उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये तो पहली बात है। और दूसरी बात, रीजनल पार्टी जो है वो हरियाणा में हमेशा से स्ट्रांग रही है। अगर आप 2004 से पहले का हरियाणा देखें, इनफैक्ट 2014 तक भी, 2014 में पहली बार बीजेपी ने अपने आप से मेजोरिटी पाकर यहाँ सरकार बनाई। उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि रीजनल पार्टीज आपको नजर ना आए हरियाणा में। तो रीजनल पार्टीज का हमेशा से यहाँ इम्पोर्टेंस रहा है। वो आप कह लीजिए मोदी वेव कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि एक कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कह लीजिए। तो एक बार भाजपा में जो 2014 में कंट्रोल था वो कभी दोबारा नहीं होगा, गारंटी से कह सकती हूँ। इस बार जनता का मन चेंज का है, जनता का मन बदलाव का है, लेकिन पार्टियां तमाम है। चलिए, आप कह रहे हैं बीजेपी को जनता बदलना चाहती है,
विकल्प भी बहुत है, कांग्रेस भी है, जेजेपी भी है, आईएनएलडी भी है। आप खुद की पार्टी को कहां पा रहे हैं? क्योंकि आपसे पहले जो जेजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, जब हमने उनसे सवाल किया तो वो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आए कि 10 से 15 सीटें तो आएंगी हमारे गठबंधन की। तो अब 10 से 15 सीटों में सरकार बनाना भी आपको पता है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी बिल्कुल। देखिए, ये आई एम श्योर कि वो जिन सीट्स की बात कर रहे हैं वो श्योर सीट्स की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम में जो हम श्योर सीट्स बता सकते हैं वो इतनी बता सकते हैं। हाँ। पर जिन सीटों पे कड़ा मुकाबला है वो भी आपको 8 तारीख को क्लियर हो ही जाएगा। इनफैक्ट आज शाम तक ही कुछ एग्जिट पोल से नतीजे थोड़े क्लियर होने लगेंगे और 8 तारीख को उसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीट्स किस पार्टी की आ रही हैं। तो आपका अभी क्या जो हम मानना अपना है, एम बीजेपी लेके जा चल रही रहे है हैं, तो किसकी सरकार आ रही है? इतना पक्का है कि बीजेपी जा रही है। किसकी सरकार आ रही है, हम अपना एम्बिशन एम शुरू से 1 महीने से यही लेकर चले थे कि अगर इस बार हम किंग मेकर नहीं किंग की भूमिका में होंगे, हम उसी एम्बिशन को लेके 1 महीने तक सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और उसी को लेके हम आगे चले हैं। ठीक है रिम्पल जी, आप कह रही हैं कि बीजेपी जा रही है, तो आप जनता के बीच में तो गए हैं, तो आपने भी भापा होगा कि आखिरकार फिलहाल जनता क्या चाहती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार वोट करने जा रही है? मेरा मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा इस बार। जहां तक किसानों की बात है तो सभी पार्टी ने अपने अपने लेवल पे एमएसपी की बात की है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद जो एक मुद्दा जो मेन निकल के आया था वो था एमएसपी की गारंटी। तो वो एमएसपी की गारंटी का मुद्दा इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हमेशा से हरियाणा के चुनाव में इम्पोर्टेंट रहा है। क्योंकि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर भी और एजुकेशन भी लोगों के दिमाग में और लोगों के जहन में हमेशा से एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। और उसी की वजह से जो बाकी जो 2 मुद्दे हैं एमएसपी और जो एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसके साथ साथ में वो 2 मुद्दे भी मैं ऐड करूंगी। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता जो है वो इस बार सही जो प्रतिनिधि है वो चुनने वाली है। वो तो देखने वाली बात होगी, वो तो जनता पर ही डिपेंड करता है। पंकज जी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, आप क्या मान रहे हैं, इस बार जनता किसे चुनेगी अपना प्रतिनिधि? पंकज जी, आवाज आ रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमनदीप जी, आप लगातार बने हुए हैं, आवाज आ रही है आपको? जी अमनदीप जी, आप क्या मान रहे हैं कि जिस तरह से आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, और क्योंकि आपका बीएसपी और एचएलपी के साथ गठबंधन भी है, तो जनता के बीच में आप गए, आपने भी जिस तरह से देखा होगा कि अभी फिलहाल जनता जो है वो काफी ज्यादा जागरूक भी नजर आ रही है। 2014 और 2019 के चुनाव नहीं है ये, अब 2024 के चुनाव हैं, और ऐसे में अब जनता जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक भी हो गई है। क्या क्या मुद्दे जो हैं वो इस बार जनता के हैं जिनको लेकर अब जनता जो है वो वोट करने जा रही है? जी देखिए, जैसे कि पहले मैंने चर्चा में बताया, हमारा हरियाणा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश। यहाँ पर ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है, चाहे वो किसान हो चाहे कमेरा वर्ग। तो सबसे बड़ा मुद्दा, और जब इतनी बड़ी आबादी आपकी किसी प्रदेश पे एक व्यवसाय पर निर्भर करती है, और उस व्यवसाय को, उस इतनी बड़ी आबादी को प्रताड़ित करने के लिए जिस प्रकार से मैं कहूंगा पहले तो कांग्रेस की नीतियां रही पिछले 20 सालों से के अंदर, फिर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही। वो वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग है हरियाणा प्रदेश का, वो वर्ग दोनों ही पार्टियों से पूरी तरह से तंग आ चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा किसान और कमेरे का है। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा है युवाओं का। आज 48% की आबादी हरियाणा प्रदेश में युवाओं की है, और बेरोजगारी दर के अंदर पूरे देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर हरियाणा प्रदेश में होती थी। चाहे युवाओं को सरकारी रोजगार मिले चाहे प्राइवेट रोजगार मिले, युवाओं को अपनी जान पर खेल करके ऐसे विदेशों में डंकी मारने की जरूरत नहीं होती थी हमारी सरकारों के अंदर। आज दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने
जो हालात हरियाणा प्रदेश के किए हैं, जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है। ये सबसे बड़े दो मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा जो पहलवानों का है और महंगाई का बने मुद्दा। रहिए आप हमारे साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवान का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। सरकार का पता है सभी को, जो 10 साल का कुशासन रहा है उनके विफलताओं से आज आम आदमी परेशान है, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। हमारी जो महिलाओं के साथ बर्ताव हुआ, महिला पहलवानों का, वो मुद्दे हैं, उन पर सारे चल रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया, कानून व्यवस्था बुरी तरह से हालत में है। हरियाणा प्रदेश के 30 से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं। इसी तरह से HPSC के अधिकारी सस्पेंड हुए। कौशल विकास रोजगार निगम, उसका भी MD को सस्पेंड होना पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में। शिक्षा स्वास्थ्य का पूरी तरह से बंटाधार करके सरकार ने रख दिया। तो अब ये मौका है जनता के पास में कि सरकार जो जनहित की सरकार चुने। तो देखिए, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवान को सुन रहे थे। लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। अमनदीप जी, आप बात कंप्लीट कर रहे थे, ओवर टू यू। जी, मैं आपको बता रहा था कि जो 4 ज्वलंत बड़े मुद्दे, किसान का मेरा, युवाओं में बेरोजगारी, बढ़ता नशा और महंगाई के साथ साथ जो पहलवानों का मुद्दा है, ये 4 बहुत बड़े मुद्दे हरियाणा प्रदेश को जो प्रभावित कर रहे हैं, वोटर को प्रभावित कर रहे हैं। और इन चारों मुद्दों के ऊपर आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो नकारात्मक स्टैंड रहा है। उन्होंने कभी भी सकारात्मक सोच इन चारों मुद्दों पर नहीं रखी और ऐसी नीतियां अपनाई हैं कि जनता को और ज्यादा प्रताड़ित उन्होंने किया है, जनता को परेशान उन्होंने किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी तकरीबन वही स्टैंड रहा है। भले ही वो सत्ता में नहीं थी पिछले 10 साल से, लेकिन उससे पहले चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हों, तब किसानों की किस प्रकार से जमीन को इनडायरेक्ट तरीके से लूटा जाता था, किसानों की जमीन को औने पौने नामों पर दबाव बना करके प्राइवेट बिल्डरों द्वारा खरीदा जाता था, जो उनको पहले एक्वायरिंग का नोटिस थमा देते थे और फिर प्राइवेट बिल्डर आकर के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिली भगत करके आते थे और उनको कम दामों में उस जमीन को खरीद लेते थे और अपनी लेकिन अमनदीप जी, ये तो तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2019 में इनेलो की स्थिति इतनी बुरी क्यों हो गई? जैसा कि आप बीजेपी और कांग्रेस का कह रहे हैं बार बार, प्रदेश में तो यही मानकर चल रहे हैं कि टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है सीधे सीधे। मैं आपको यही बता दूं, आपने 2019 की केवल बात करी और आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ। हेलो जी जी अमनदीप जी, तो आपके सामने केवल 2019 का चुनाव ही एक अपवाद चुनाव है, क्योंकि 2019 में हमारे ही कुछ गद्दारों ने हमारी ही पार्टी को तोड़ने का काम किया। ठीक है। और 2014 से पहले या तमाम आप चुनाव लीजिए 2000 से लेकर के, या तो इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वरना इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष में रही है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। केवल एक 2019 का चुनाव, वो भी आपको पता है कि किन कारणों की वजह से हमारी पार्टी के अंदर फूट हुई और कहीं ना कहीं लोगों को जो ये भ्रम पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं जो है देवीलाल को मानने वालों लोगों के अंदर 2 तरह का बिखराव हुआ, इस वजह से वो 2019 के कारण थे। लेकिन आज तो स्थिति बिल्कुल बदल गई। तो आपने जेजेपी पर सीधा इनडायरेक्टली कहा कि कुछ गद्दारों की वजह से। जवाब ले लेते हैं रिम्पल जी से इस पर। देखिए, अगर अमनदीप जी इस बात में जाने लगे, गद्दारों की बातों में जाने लगे, तो बात बहुत लंबी थोड़ी हो जाएगी। फिर हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि हम खुद पार्टी से निकले थे, हमें पार्टी से निष्कासित किया गया था। किस तरह से पार्टी का झंडा डंडा सब छोड़ के अपनी खुद की पार्टी खड़ी की हमने, सब कुछ छोड़ा, फिर उसके बाद भी आपको 10 सीटें जीत के दिखाई। ये तब था जब हमारी पार्टी सिर्फ 10 महीने की थी और जबकि सारी फंडिंग, सारे पार्टी का नाम, गुडविल, सब कुछ INLD के पास छोड़ के आए थे और इनका क्या हाल हुआ था इनको भी पता है। तो अगर इस टाइम पे आप ये बात करना चाहते हो कि किस तरह से आपके लीडर्स की वजह से INLD टूटी, तो हम बात कर सकते हैं उसके बारे में भी। तो नहीं रिम्पल जी, इस बार क्या लग रहा है, जेजेपी की क्या स्थिति रह सकती है अभी जो जिस तरह से वोट प्रतिशत सामने आ रहे हैं अब तक के? देखिए, वोट प्रतिशत अभी तक मेरे हिसाब से थोड़े स्लो हैं। हाँ।
मैं सोच रही थी कि शायद इससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि जब बदलाव की बात आती है तो लोग बढ़ चढ़ के आज वोट करते हैं। और शायद उसका उसकी एक वजह ये भी है कि सैटरडे है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो शायद लोग अपने काम से फ्री होके शायद उस तरह से फिर बाद में बाहर निकलेंगे। शहरी इलाकों में हमेशा से देखा गया है कि थोड़ा लेट होता है, क्योंकि संडे नहीं है, सैटरडे है। संडे में लोग अपनी दुकानें बढ़ा के और फिर आएंगे वोट के लिए, तो वो थोड़ा रहता है। पर जिस तरह से मुझे उम्मीद थी कि काफी सुबह के टाइम पे काफी जल्दी काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगी, उस तरह से नहीं दिखी है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, पंकज जी भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पंकज जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। किस तरह से देख रहे हैं अभी तक जो वोट प्रतिशत सामने आए उसे लेकर, और दूसरी तरफ क्या कुछ कहेंगे जीत को लेकर? क्या पूरे आश्वस्त हैं? कंपटीशन नजर आ रहा है, क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए गए। दीपेंद्र हुड्डा भी गए थे वोट डालने के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले बार तो ये अपनी सीट ला नहीं पाए, अब आप लोग कह रहे हैं कि 50 के पार हम पहुंच जाएंगे, तो वो दावों पर ही सवाल उठाते नजर आए दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं। दीपेंद्र हुड्डा शायद अतीत को भूल जाते हैं। 2014 में, 2019 में क्या हालात उनके हुए, लोकसभा चुनाव में लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ है, ये देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने किया है कि वो 3 लोकसभा चुनाव जीत, क्या नाम है, जब भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है तो उनका 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे 3 बार के लोकसभा चुनाव। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की शायद मेमोरी थोड़ी लॉस है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शायद हो सकता है, कुछ कीटाणु हो उनके पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई तो फुल स्टॉप लगा दिया कांग्रेस के ऊपर। और एक हरियाणा की जनता का एक नियम सा देखा गया है पिछले जितने भी आज तक के चुनाव हैं, कि जो केंद्र में सरकार होती है उसके साथ हरियाणा की जनता जरूर चाहती है। चाहे मनमोहन जी की सरकार रही हो तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई गई, हालांकि सरकार बनाई गई थी भजनलाल जी के लिए, लेकिन वहां पर उलटफेर करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2 योजना वो रहे जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 योजनाओं से है, तो हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता ने बनाई, तो तीसरी बार भी जो मैंडेट है जैसे मोदी जी को दिया है, हरियाणा की जनता तीसरी बार भी नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करेगी। तो ये तो हरियाणा की ठीक है। पंकज जी, लोटू भी आपके पास, बिल्कुल आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। और ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है वोटिंग को लेकर, जिस तरह से लगातार सुबह से ये प्रक्रिया चल रही है, और तमाम जो जनता है वो काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आई। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा किस प्रकार की गई है, क्योंकि सुरक्षा जो है कड़ी निगरानी जो है वो लगातार की जा रही है। ड्रोन से भी यहां पर निगरानी की गई है। तस्वीरें जो हैं वो गुरुग्राम से सामने आई हैं। बिल्कुल। और साधना, देखिए 90 विधानसभा सीट है और एक ही फेज में यहाँ पर वोटिंग हो रही है, एक ही चरण में, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा टास्क भी रहता है। अब सुरक्षा को लेकर पहले से ही तमाम जो महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट था, तैयारियां की जा रही थी, और अब हाईटेक हो गई हैं चीजें। अब देखिए, ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। अभी तक का जो मतदान है वो बेहद शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है, और वो कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा दिलाते हुए नजर आए थे कि हम शांतिपूर्वक मतदान कराने में कामयाब होंगे, सफल होंगे। अब आधा समय तो निकल चुका है, क्योंकि 12 बजे से ज्यादा का समय बीत गया है, शाम को 6 बजे तक मतदान होने हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था है जो कड़ी होनी चाहिए। सीमा पर भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, कई स्वास्थ्य टीमों को लगाया गया है, जिस तरह से तैनाती की गई है राष्ट्रीय। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि एक ही चरण में चुनाव है, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही थी कि सुरक्षा जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये तमाम जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष है, चाहे बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की भी गई हैं। तो तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे। एक चीज और मैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान, उनका भी ये कहना है कि सरकार ने बंटाधार कर दिया है, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। तमाम मुद्दों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल सृष्टि जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा की जनता जा रही है, बिल्कुल बदलाव लेके आ रही है। नहीं लेकर के आएंगे कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस बीते जो 66 से लेके हरियाणा में 2014 तक उनका जो कार्यकाल रहा, अलग अलग समय पर उन्होंने कैसे हरियाणा को ठगने का काम किया, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार ने कार्य किए थे हरियाणा की जनता के, हरियाणा के किसानों के,
जब किसानों की फसल खराब होती थी तो 2-2 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक, वो आज भी हरियाणा के किसान भूला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे तो मुआवजा मिलता है 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, और इनके 5 रुपए। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की बात करती है, वो लोग एमएसपी की बात ही नहीं करते हैं, जबकि उनके कार्यकाल में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी और उस कमेटी के चेयरमैन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद थे। अब काल के अंदर वो लगातार उस कमेटी की रिपोर्ट को दबाकर रखा और आज वो किसान हित ऐसे होने की बात करते हैं। तो हरियाणा की जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आने नहीं देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में कार्य किए हैं उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुछ काम है जैसे कि उनकी नौकरियां हैं, वो खर्ची पर्ची के साथ देते थे। नीरज शर्मा का बयान सबने सुना कि भाई 2-2 हजार का कोटा सारी विधानसभाओं को मिला है और यहां से अगर 50-50 वोट मुझको दोगे तो मैं आप सबको नौकरियां दे दूंगा। तो कैसे नौकरियों का बंटाधार करने के लिए, युवाओं का हक मारने के लिए, जो पढ़े लिखे युवा होंगे उनका हक मारने का काम कैसे कांग्रेस की सरकार ने बीते 10 वर्षों में किया था और आज कैसे फिर से करना जा रहे हैं। आज शमशेर सिंह गोगी कहते हैं कि सरकार तो बनेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जब सरकार बन जाएगी बोला पहले भाई अपना घर भरेंगे, फिर बोला भाई यार प्यारे का घर भरेंगे, फिर पड़ोसियों का घर बनेंगे, फिर देखेंगे कुछ काम है। ये हरियाणवी में उनके शब्द थे। इनके ही जयप्रकाश जो सांसद है हिसार से, वो महिलाओं के श्रृंगार रथ के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, वो लिपस्टिक पाउडर पे उंगलियां उठाते हैं। वो कहते हैं जब लिपस्टिक पाउडर लगा के नेता बनाया जाता हो तो बोला भाई मैं दाढ़ी बढ़ाई में हांडू हूँ। ये तो उनके शब्द हैं। कैसे महिलाओं का अपमान वो लोग करते हैं। कुमारी शैलजा पूरे चुनाव के इनका रण रहा पूरे 1 महीने का, इस रण के अंदर एक दिन प्रचार में अच्छे से दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी ने उन दोनों का हाथ तो मिला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या फिर कुमारी शैलजा का, लेकिन मैं लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू देख रहा था कुमारी शैलजा जी का। उन्होंने पूछा आखिरी बार शैलजा जी आखिरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तरीके से बात कब 15-20 सेकंड तक चुप रही तो वो बोले क्या हुआ, बोली सोच रही हूँ, याद नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है पंकज जी, कंपेयर कई बार कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा निकलकर सामने आ जाती है, लेकिन जब आप लोगों ने भी टिकट बांटा तो नाराजगियों की तो फहरिस्त थी, लंबी लिस्ट थी वो तो आपकी पार्टी में भी तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी दिखी। और उस पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक चीज बात कही है कि जिन लोगों को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया वो कहीं ना कहीं आप लोगों की टीम बी बनकर काम करेंगी अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी भी पार्टी के अगर किसी भी कार्यकर्ता को या नेता को टिकट नहीं मिलती है, वो प्राकृतिक सा स्वभाव है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक बात के लिए दुख होना, रोष प्रकट करना, ये होता ही है। ये भारतीय जनता पार्टी में वो, लेकिन इसके आगे की जो कार्रवाई है, इसके आगे की जो कहानी है, वो भी तो देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, खुद मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने कितने सारे साथियों को वापस से मनाया, वापस से अपने ही कमल के निशान के साथ सभी को जोड़ा और सबने आज मेहनत की है। कुछ 4-5 नाम आप बिल्कुल ले पाएंगी और मुझे मेरे पास भी वो लिस्ट है, लेकिन 4-5 नाम से ज्यादा आज नाम नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तो बहुत बड़े लोग हैं जो सारे के सारे आज इनका विरोध कर रहे हैं। चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह बाप बेटी हैं, लेकिन एक निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और एक कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ी। तो बताए ना, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, सुबह से हरियाणा न्यूज लगातार बना हुआ है, मतदाताओं से भी हम बात कर रहे हैं, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं। तो जब भी मतदाताओं से बात की गई, उन्होंने मुख्य रूप से एक तरह से देखा जाए तो अग्निवीर, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा और पेंशन का मुद्दा, ये 4 मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने काफी मतदाताओं ने फोकस किया है। तो क्या लग रहा है, ये जब मुद्दे उठ रहे हैं तो क्या इससे बीजेपी को कहीं पर नुकसान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं सृष्टि जी। अग्निवीरों की अगर हम बात करें तो अग्निवीरों के लिए जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है वो काबिले तारीफ है। हरियाणा के जो अग्निवीर हैं या जो युवा, जो हमारा युवा है, हमारा बच्चा है जो आज फौज में जाना चाहता है, उनके लिए वो सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, उनको अच्छी भी लग रही हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार तो बताए, ये जो बाकी विपक्षी दल बैठे हैं ये तो बताएंगे अग्निवीरों के लिए क्या करेंगे। इनके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है, इनके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है कि अग्निवीरों के साथ क्या किया जाएगा। हम कह रहे हैं कि उनको गारंटी के साथ जो पेंशन वाली नौकरी है वो देंगे। अमित शाह जी खुद अपनी रैलियों से कह के गए हैं, नायब सिंह सैनी जी खुद कह रहे हैं। और नायब सिंह सैनी जी ने बतौर मुख्यमंत्री कितनी सारी कहाँ उनको रिजर्वेशन मिलेगा, किस में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि इन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें सेम चीजें हैं। कांग्रेस ने जो चीजें यहाँ पर जो 7 गारंटियां दी थी, आपको भी पता होगा, कुछ भी चेंज नहीं किया है बीजेपी ने।
और एक वाक्य मैं आपको वो भी याद दिला देती हूं, जब फतेहाबाद में कार्यवाहक नायब सिंह सैनी जब चीजें गिन रहे थे, तब उस वक्त ये भी आपको याद होगा कि वो कांग्रेस के काम वो गिनवा गए थे। तब उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा ने भी निशाना साधा था बीजेपी पर। बिल्कुल सृष्टि जी, जो बातें मीडिया के माध्यम से हैं या सोशल मीडिया पे, वो किसी छिपी नहीं है, वो चीजें हैं, वो तो हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र है, मैं पहले वक्तव्य में बोला था, ग्रेजुअली जो चीजें बढ़ती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें होती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में की। और आज जो हमारा संकल्प पत्र है वो उसी तरीके से तैयार हुआ है कि अब इन चीजों से और आगे उठ करके हरियाणा को कैसे लेकर के जाना है। हमने पूर्व के अंदर मनोहर लाल जी जब की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो 14 फसलों पर MSP मिलती थी। आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, उन्होंने कहा कि 24 फसलों पर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेप्स हैं कि एक स्टेप के बाद दूसरी पैड़ी पर चढ़ जाना है और एक दिन हरियाणा को असली मंजिल तक लेके जाना है, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, विकसित भारत का सपना है, भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का जो सपना है, उसमें हरियाणा भी अग्रिम पंक्ति में रहे। उसके लिए नायब सिंह सैनी जी की हमारा संकल्प। चलिए पंकज जी, भी आपने कहा कि बाकी जो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं, उस पर एक एक करके जवाब ले लेते हैं। पहले अमनदीप जी से शुरुआत कर लेते हैं। अमनदीप जी, आवाज आ रही है आपको? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रिंपल जी, आप क्या कुछ कहेंगी? अभी पंकज जी को आप सुन रही थी, वो कह रहे हैं आप एजेंडा ही नहीं है। पहले तो आप लोग साथी थे, एक परिवार थे, 4 साल बाद गठबंधन टूटा, अब ये कह रहे हैं, अब तो एंटी हो गए आप लोग, तो अब ये कह रहे हैं कि एजेंडा ही नहीं है। देखिए, एजेंडा इनमें और हमारे में फर्क मैं बताती हूँ क्या है। हम अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं और ये सिर्फ भाषणों में जाके अनाउंस करते हैं। और जो चीज भाषणों में अनाउंस की है, वो कितना का भाजपा पे भरोसा कर सकते हैं, ये भाजपा के नेता खुद पहले कह चुके हैं कि अरे वो 15 लाख वाला तो जुमला था। तो ये तो कल को कह देंगे भाषण में जो अनाउंस किया था वो तो जुमला था। और हम तो अपनी मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं। आपने शायद हमारे मैनिफेस्टो पे ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आप नेशनल पार्टी हैं, आप नहीं देखते होंगे नेशनल पार्टी को। तो हमारी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हर युवक को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 11,000 रुपए का, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती। और अग्निवीर को ना सिर्फ एजुकेशन में और आगे जॉब में भी उसके लिए अलग से एक कोटा रखा जाएगा। ये तो हम तो अपनी मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं। फिर एजुकेशन में भी उनको स्पेशली उनके लिए कोटा बनाया जाएगा और आगे जाके जॉब्स में भी उनको ताकि उनको जॉब्स मिल सके। ये आप तो बीजेपी तो है, ये सिर्फ अनाउंस कर रही थी चीजें, और उसके बाद वो करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अनाउंस कर दी हमने यहाँ तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये कह दिया जाएगा कि अरे वो तो जुमला था। चलिए, तो इससे पहले बीजेपी के एक प्रवक्ता जुड़े थे डिम्पल जी, और उनका ये कहना था कि हमने तो 80% वादे जो है वो पूरे किए हैं, और जब तक जेजेपी साथ रही तो उन्होंने केवल खाने का काम किया है। अरे वाह, मुझे सही बात है कि इनके वादों की तो मैं बात भी नहीं करूंगी। मैं उन वादों की बात करूंगी जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा थे, और इनके मैनिफेस्टो का कहीं पे भी वो हिस्सा नहीं थे, और जो पूरे हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर अगर मैं आज गिनाने लगती हूँ कि बीजेपी ने क्या किया, ये कहेंगे भी हम भी तो थे साथ में, पर इनके मैनिफेस्टो में कोई विजन नहीं था। इनका वो विजन ही नहीं था जो वादे हमने पूरे कर दिए। जैसे कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो हमारा मैनिफेस्टो था। हमारे मैनिफेस्टो में एक वादा था और पूरा किया। हमारे मैनिफेस्टो में वादा था बुढ़ापा पेंशन को 5100 तक लेके जाने का, वो तक इनसे नहीं हुआ हमारा, पर ये हम उसको 3000 तक लेके आप लोग जब थे साथ में तो आप लोग भी तो अग्री कर गए थे, फिर बाद में लोकसभा चुनाव के समय नाराजगी झेलनी पड़ी थी जेजेपी को। अग्री नहीं, एक आप किस बात पे अग्री करने की बात कर रहे हैं? क्यों, आपको तो याद होगा लोकसभा चुनाव के समय तो जहां दुष्यंत चौटाला भी गए थे प्रचार करने, तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा था। किसानों की नाराजगी थी, पेंशनरों की नाराजगी थी। बिल्कुल, ये इस बात से तो हम मुकर ही नहीं रहे। पहले दिन से हम इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे जनता की भावनाओं को समझने में गलती हुई है। ये बात हम मान भी रहे हैं, इस बात की हम माफी भी मांगते रहे हैं। ये हम मानते हैं कि ये हमसे ठीक है रिंपल जी, लौटेंगे आपके पास और आपका कमेंट भी हम जरूर लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तमाम दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें। हरियाणा में 1 बजे तक 36.69% वोटिंग हुई है।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा मेवात में और यमुनानगर में वोटिंग हुई है और कहां पर कितने बजे तक मतदान है 1 बजे तक आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर के जरिए भी साथ में। बिल्कुल 42% से ज्यादा जो मतदान है वो मेवात और यमुनानगर में हुआ है। पंचकुला में सबसे कम 25.89% वोटिंग हुई है। तो 1 बजे तक 36.69% वोटिंग हुई है हरियाणा में। तो देखिए वोटिंग का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात कर लूं तो 12 बजे तक 29.7% वोटिंग हुई और अब 1 बजे तक का जो रेशो है वो सामने आ गया है। 36.69% वोटिंग हो गई है। तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। रिंपल जी, आप लगातार अपनी बात को कंप्लीट कर रही थी और जिस तरह से आप भी बता रही थी, क्योंकि मेरी सहयोगी राशि ने भी आपसे सवाल किया था कि क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की जो चीजें हैं वो देखी भी गई और अब आप जिस भी गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए आप गए, वहां आपको ऐसी चीजें ही देखने को क्यों मिलती हैं, इतना विरोध? देखिए लोकसभा के टाइम पे जरूर हमें हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा, पर पिछले अगर 1 महीने की बात करूं तो जो 1 महीने की शुरुआत में जो सिचुएशन थी वो कल नहीं थी। जब जिस दिन परसों तक जब कैंपेन खत्म हुई है उस दिन तक जो सिचुएशन थी काफी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि हमने लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखी, समझाने की कोशिश की, माफी मांगी, जहाँ पे हमें लगा कि हम गलत थे उस बात की माफी मांगी। और हमारा ये मानना है, हमारे लीडर्स बार बार ये कह चुके हैं कि अपनों से अगर कोई गिला शिकवा है तो माफी मांगने में लेकिन रिंपल जी देखिए, आपने तो चलो जनता को मनाने की कोशिश की, लेकिन आपकी ही पार्टी में आपको भी याद होगा इस्तीफों की लड़ी लग गई थी लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले इस्तीफों की लड़ी थी। निशांत सिंह से जो एक फहरिस्त शुरू हुई वो लंबी फहरिस्त थी काफी, तो उस लूपहोल को पार्टी ने कैसे मैनेज किया होगा? एंड इतना जो कॉन्फिडेंस है वो जेजेपी का कहां से, मतलब किस आधार पर जेजेपी इतना कॉन्फिडेंट मान रही है अपने आप को? देखिए मेरा ये मानना है कि जेजेपी ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ा है, किसी लीडर के साथ नहीं। तो एक लीडर अगर जाता है वो अपने साथ में कार्यकर्ता नहीं लेके जा पाया। आप किसी भी लीडर की ज्वाइनिंग को देखेंगे और उसके वहां पे जो क्राउड इकट्ठा है उसको भी देख लीजिए, कोई खास क्राउड लीडर के साथ नहीं जाता है, क्योंकि जो पार्टी है उसके साथ में कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और हमारा ये मानना है कि हमारे कार्यकर्ता है वही हमारी असली स्ट्रेंथ है। आपके तो लेकिन 2019 में जीते हुए विधायक थे वो भी आपका साथ छोड़कर चले गए कहीं ना कहीं। देन अगेन मैं वही कह रही हूँ कि अच्छी बात है कि कुछ चेहरे बेनकाब हुए, हमें थोड़ा समझ में आया कि कौन हम अपने थे और कौन अपने नहीं थे। और लेकिन कोई तो कमी रही होगी, बिल्कुल रिंपल जी, कोई तो कमी रही होगी कि पार्टी को इस तरह से छोड़कर चले जाना, वो भी चुनावी दिनों में। देखिए जब आप लोकसभा इलेक्शन से पहले की बात कर रही हैं, जब अलायंस हमारा टूटा है बीजेपी के साथ, उस समय जो एमएलए थे वो कहीं ना कहीं कोई अपनी पावर बचाने में लगे हुए थे। तो उनको ये लगा कि जो पार्टी बाहर निकल रही है सरकार से, उसके साथ ना जाके वो उनके साथ कुछ तो बीजेपी के साथ रहे, और कुछ में ये शायद ये कवायद रही होगी कि शायद से कांग्रेस जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जीत सकती है। तो उस तरह से मेरा ये मानना है कि हर कोई जो है वो अपनी कुर्सी और अपनी पावर बचाने में लगा होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक बात थी। और मेरा ये भी मानना है कि जो प्रिंसिपल से, जो आइडियोलॉजी से पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। जो लोग छोड़ के जाते हैं वो आइडियोलॉजी से। चलिए अमनदीप जी से जवाब ले लेते हैं। अमनदीप जी, आपने सुना होगा अभी पंकज जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि बाकी जो पार्टियां उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसे आप बीजेपी का कॉन्फिडेंस कहेंगे या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? अमनदीप जी। मैं इसको ये कहूँगा कि पंकज जी लगातार बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे और जिस प्रकार की मैं कहूँगा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा वो कंफ्यूजन भी उनको हुई कि वो कुछ और ना तो देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। जब कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास उन्हीं के पास एजेंडा है,
आपके एजेंडे का तो लोगों ने धज्जियां उड़ा दी हैं, आपको पता नहीं लगा क्या अभी तक? आपको अभी तक लोगों ने, किसानों ने गांव में घुसने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि आप ही के पास एजेंडा है। कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर सबसे पहला एजेंडा अगर कोई है तो इंडियन नेशनल लोकदल का दृढ़ संकल्प है कि हम कृषि बजट लेकर के आएंगे। हम किसानों के सभी कर्जे माफ करेंगे और सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। अभी मेरे भाई पंकज बेनीवाल ने बहुत जोर आपका आधे पौना घंटा इसी चीज पे लगाया कि हरियाणा में 19 फसलें तो होती हैं, हमने 24 पे दे दिया। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आता है वो पता नहीं क्या क्या उदाहरण ला रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये जो एमएसपी देने का वायदा प्रदेश सरकार का अगर कोई करता है तो जो फसलें प्रदेश में होती हैं उन्हीं पे दे सकते हो। आपने 5 एक्स्ट्रा फसलें दे दी, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो दूसरे प्रदेश से नारियल लगा लेकर के आके और हरियाणा में बेच सकते हैं। आपने तो ये इसलिए दी कि आपको पता ही नहीं था, खुद ही ग्राउंड रियलिटी नहीं पता कि हरियाणा में कितनी फसलें होती हैं, क्योंकि ना तो कोई किसान वर्ग से आता है नेता और ना ही कोई गरीब मेरे वर्ग से आता है। केवल पूंजीपतियों की सरकार बैठी है, पूंजीपति नेता बैठे हैं जिनको ना खेत में ये पता है कि एक फसल से दूसरी फसल में क्या अंतर है। हाईलाइट किया मैंने, किसानों का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है और इसके अलावा पेंशन को लेकर है, अग्निवीर, ये तार चौरा के मुद्दे हैं। अगर हम 19 में जाएंगे तो समय विकास का मुद्दा था जो इस बार भी है, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था जो इस बार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हाईलाइट मुद्दे हुए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जनता तय कर लेगी आज। वो 8 तारीख को परिणाम सामने भी आ जाएंगे। 1031 जो उम्मीदवार है प्रत्याशी, उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे ये है कि इनेलो के कॉन्फिडेंस को लेकर क्या कहें, क्या पुराने दिन वापस आ पाएंगे इनेलो के? नहीं, वो आ चुके हैं राजश्री जी या फिर जो दूसरे प्रवक्ता हैं, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि आप कौन बात कर रहे हैं। तो वो दिन आ चुके हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि केवल 2019 का एक अपवाद था, वरना आप हरियाणा के चुनावी इतिहास को उठाइए, इंडियन नेशनल लोकदल या तो सत्ता में रही है, उसका मतलब होता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, या फिर विपक्ष में रही है। चाहे 2009 की बात हो, 14 की बात हो, 5 की बात हो, 2000 में हम सत्ता में थे। केवल एक 2019 का एक अपवाद है और वो इसलिए भी था, मैंने बता दिया, बार बार उस चीज को मैं फिर नहीं दोहराना चाहूंगा। वो सबके सामने, जनता के सामने वो किस प्रकार से किसका षड्यंत्र था, आज उसका रिजल्ट आ चुका है। हाँ। और उन लोगों की क्या हालत है वो भी आपसे कोई छुट्टी नहीं हुई है। कहीं वो अपनी सीट पर भी जमानत नहीं बचा रहे, मुख्य मुकाबला तो दूर की बात है। अब जो मैं आपसे बार बार जिस बात पर आ रहा हूं और जो ज्वलंत मुद्दा हरियाणा प्रदेश का है, सबसे बड़ा मुद्दा मैं वही बता रहा हूं कि किसान और कमीरे का है। और दलितों का मुद्दे में कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी जी की भी यही विचारधारा है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो दलितों का सबसे ज्यादा साथ गठबंधन को मिल रहा है। बहन कुमारी मायावती जी दलितों की बहुत बड़ी नेता है, अनुसूचित जाति जनजाति की बहुत बड़ी नेता है, और उनके समर्थन के बाद जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। आप निरंतर, आपकी टीवी रिपोर्ट्स भी दिखा रही हैं, कई जिलों में हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और कई जगह पर हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, बहुत कड़े मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एक तरह से अभी चुनाव का माहौल है। और साधना, देखिए, बयानबाजी तो हमने भी देखी, अभी भी जब वोट डालने के लिए तमाम दिग्गज जा रहे हैं तो बयानों का जो सिलसिला है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। सबके अलग दावे हैं, जो भी वोट डालकर पहुंच रहा है विक्ट्री का साइन है। खैर, तो 8 तारीख को ही तय होगा। बिल्कुल, पंकज जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि पंकज जी देखिए, करीब 1 बजे तक 36.69% जो है वो वोटिंग हुई है अभी तक। और क्योंकि 1 से ज्यादा ही समय हो गया है, अभी तक कितनी परसेंटेज में गई है वोटिंग, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2014 और 2019 का जो चुनाव रहा और अब बारी है 2024 की। हालांकि हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। उस वक्त का जो चुनाव है और अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस आप देखते हैं? उस वक्त क्या क्या मुद्दे रहे और अब जनता किन किन मुद्दों पर वोटिंग करने के लिए जा रही है? देखिए दृष्टि से इसमें मुद्दे तो लगातार लगभग वही होते हैं, उनमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे बड़ा मुद्दा उस समय पर भ्रष्टाचार का था कि कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो केंद्र में रही हो, चाहे वो हरियाणा के प्रदेश के अंदर रही हो या तमाम प्रदेशों में रही हो,
उस समय का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का ही था। ना तो युवाओं को नौकरी अच्छे से मिल पा रही थी, ना किसानों को एमएसपी मिल पा रही थी, ना किसानों को मुआवजा मिल पा रहा था, ना महिलाओं का सम्मान हो पा रहा था, ना गरीबों को छत मिल पा रही थी रहने के लिए। तो वो सारा का सारा से भ्रष्टाचार करके अपने ही पॉकेट में पैसा डाल के रखना चाहते थे। और इसको बिल्कुल स्पष्ट करते हुए शमशेर गोगी, जो इनके असम से एमएलए भी है, आज कैंडिडेट भी है, जिसके लिए आज चुनाव भी लड़ा जा रहा है, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि किस तरीके से बंदरबाट हम लोग करते थे या किस तरीके से भ्रष्टाचार करते थे। और एक और मजे की बात है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन एक हुआ था 2012 में, वो भी कांग्रेस के खिलाफ हुआ था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। तो भ्रष्टाचार की आंधी पूरे देश के अंदर चल रही थी कांग्रेस के कल में। नरेंद्र मोदी जी को सरकार देते हुए अरे भारत की जनता ने उनके हाथ में जब कमान सौंपी तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की जो उन्होंने कसम खाई, उसको भ्रष्टाचार को खत्म किया। और आज हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही हुआ। जो एक सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का हुआ करता था, उसको आज सभी के मैनिफेस्टो कह लें, सभी के जो जुबान कह लें, सभी की बात कह लें, वहां से आज गौण नजर आया है। आज बातें उठ रही हैं तो किसानों की उठ रही है, क्योंकि किसानों का जो हालात है, वो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे किसी और दल की सरकार रही हो, सबने ही हरियाणा के किसानों के साथ दो तरह का व्यवहार किया। मुंह में राम राम, बगल में छोड़ी। सामने आते तो किसान हमारे भाई, किसान हमारे भाई, लेकिन उनके लिए जब काम करने की बात आती, 5 साल 10 साल तक आपको जब मौका मिलता है, तब आपने किसानों की किसी ने सुध नहीं ली। अगर आज किसानों की सुध लेने की बात कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और बिल्कुल रोजगार की बात होनी चाहिए। रोजगार के लिए हम कहते हैं सरकार तो 10 साल आपकी ही रही है, सरकार तो आपकी ही रही है। दृष्टि जी, मैंने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप काम किया गया है। पहले 14 फसलों पर, हमारे आने से पहले 2 फसलों पर एमएसपी मिला करती थी, 12 फसलें बढ़ाई हमने, 14 फसलों पर एमएसपी दी। और आज हम कह पा रहे हैं कि आज हम सभी की सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीदेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे चढ़ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब बुजुर्गों का मानदेय देने की बात हो तो 500 नहीं होना चाहिए, वो 3000 तक जाना चाहिए, वो लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। झूठे वादे किसी के साथ करके उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, जो कि कांग्रेस के इनेलो या जेजेपी के लोग कर रहे हैं कि हम 11,000 भत्ता दे देंगे, हम 20,000 भत्ता दे देंगे। जब इनकी सरकारें रही हैं तो कितना काम इन्होंने किया है वो भी हरियाणा की जनता ने देखा है। आज अमनदीप केसरी जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत युवाओं को नौकरी दी। मैं रिसर्च कर लिया, मैंने 15,300 नौकरियां दी इन्होंने। इनके 5 साल के कार्यकाल में 15,300 नौकरियां दी। और अब भारतीय जनता पार्टी नौकरियां दे रही है 1,44,000। तो फिर भी पंकज जी, फिर भी बेरोजगारी का मुद्दा क्यों है? अगर नौकरियां दी गई तो बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदाता वोट क्यों डाल रहे हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवाओं की जो संख्या है वो ज्यादा है हमारे प्रदेश के अंदर। ये 2-3 पार्टियों के और प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या इनके मैनिफेस्टो में है क्या किसी के में कि नौकरियां कितनी दे देंगे? ये 2 लाख तक तो बात करते हैं, 2 लाख से आगे क्या 2 लाख की बेरोजगार है क्या युवा हरियाणा के अंदर? ये 2 लाख का एक आंकड़ा लेकर के खड़े हो गए। मैं कहता हूं कि हमने जो सरकारी नौकरियां दी 1,44,000, उसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट सेक्टर में भी 1,60,00,000 नौकरियां देने का काम, अगर जॉब क्रिएशन की है, जो ईपीएफओ का डाटा है। वही मेरा सवाल है कि आप लोगों ने जब इतना कुछ किया इन 10 सालों में, तो बेरोजगारी के मुद्दों पर मतदाता वोट क्यों डाल रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं कि युवा ज्यादा है, जिम्मेदारी भी तो सरकार की बनती है। बिल्कुल सरकार की ही जिम्मेदारी है। आज अगर हमने कहा कि हम 2 लाख युवाओं को और बिना खर्ची पर्ची के अगले 5 साल की योजना में सरकारी नौकरियां देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। ये कांग्रेस का संकल्प नहीं है, कांग्रेस की गारंटी नहीं है कि 2-2 हजार का कोटा मिल गया, हर एक विधानसभा को 2-2 हजार की नौकरियां मिलेंगी, 50 वोट दे दो नौकरियां दे देंगे, बिना खर्ची पर्ची से देंगे, जैसे 1,44,000 नौकरियां दी। हमने कहा कि जैसे 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अलग अलग तरीके से युवाओं को नौकरियां देने की बात करती है। ये लोग कोई भी 2 लाख से ऊपर बढ़ ही नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख की बात की। कांग्रेस तो ये कह रही है कि आपने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें सेम टू सेम चीजें हैं कांग्रेस जैसी। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है 2014 में क्या था, 2019 में क्या क्या था, बता रही है 2024 में क्या? अपना मैनिफेस्टो जो है आपने जो जारी किया मैनिफेस्टो, उसमें कुछ अलग चीजें तो आप में देखने को मिली ही नहीं है। देखिए, आज का जो युग है, आज की जो डिमांड है, आज डिमांड एंड सप्लाई पे चीजें हैं। आज अगर हरियाणा की जनता की जो डिमांड है उन्हीं को फुलफिल करना है तो मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र उन्हीं पे बनेगा। आज अगर महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने की बात है, उनका मानदेय देने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कह दी है, वो जारी रहेगी।
वो लोग तो अपने मैनिफेस्टो में लेके आते हैं। उन्होंने कर्नाटका में कितने को 500 में सिलेंडर दे दिया, तेलंगाना में दे दिया, क्या हिमाचल प्रदेश में दे दिया, क्या बता तो दे वो लोग कि जो मैं पहले भी कहा कि जो गारंटियां उनकी हैं, ये गारंटियां 2 साल पहले अलग अलग राज्यों में भी थी। उन राज्यों का आज क्या हालात हैं वो हरियाणा की जनता के सामने, देश की जनता के सामने। मैं बहरहाल नौकरियों पर बात कर रहा था आपके साथ। हमने कहा कि हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। नेशनल जो अप्रेंटिस जो प्रोग्राम योजना है उसके साथ उनके मासिक स्टाइपेंड का योजना भी उनके लिए तैयार करेंगे। ये 5 लाख लोग हैं, 5 और 2 7 लाख की हमने बात की। हमने कहा कि हम IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक नए शहर और निर्माण करेंगे और वहां पर प्रति शहर में जो 50,000 वहां का युवा है, स्थानीय युवा है,